Good morning students, welcome all of you to my channel Maths and Physics by Mr. BL मौर्य। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और आप सभी से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपनी सुविधा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। जब आप लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम जो है आगे वीडियो और बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। और दूसरों को भी जो आपकी क्लास से रिलेटेड अदर स्टूडेंट हैं उनको भी इसके बारे में बताएं, उनको भी लिंक शेयर करें जिससे वो भी जो है इसको पढ़ करके अपना बेनिफिट लें। तो देखिए बच्चों, आज आपको लेसन 9 में हम ये 3 पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। प्रकाश वर्धित प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का नियम तथा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता पर आवृत्ति की निर्भरता। जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी तीव्रता पर निर्भर, तीव्रता व आवृत्ति पर निर्भरता। दूसरा हम बताने वाले हैं निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों समझें, जैसे कि देखिए ये कोई एक धातु है, ठीक है। ये कोई धातु है, इसकी सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है, इसकी सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो इस संदर्भ में प्लांक ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इसे हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किसी भी प्रकाशिक स्रोत से निकलकर, ये जैसे सन है मान लीजिए, प्रकाश किसी प्रकाशिक स्रोत से निकलकर छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है और किसी धातु पर आपतित होता है। क्या समझे कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किसी प्रकाशिक स्रोत से निकलकर छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में किसी भी धातु पर आपतित होता है। इस प्रत्येक बंडल अथवा पैकेट की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। ये जो हमारा एक बंडल है, मान लीजिए पैकेट है, इस प्रत्येक की ऊर्जा निश्चित होती है और ये h न्यू के इक्वल होती है। इसकी जो ऊर्जा होती है ये h न्यू के इक्वल होती है, जहां पर h प्लांक का नियतांक है और जो न्यू है ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है। h प्लांक का नियतांक है और न्यू इस प्रकाश की फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। प्रकाश की आवृत्ति को हमने यहाँ पर न्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कि प्रकाश किसी प्रकाशिक स्रोत से निकलकर छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में किसी धातु पर आपतित होता है और इस बंडल अथवा पैकेट की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है और h न्यू के इक्वल होती है। अर्थात ये एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? केवल फ्रीक्वेंसी पर, बिकॉज ऑफ h इज कांस्टेंट। h प्लांक नेता के कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब है इसकी ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी? केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो फोटॉन की ऊर्जा अधिक होगी। तो इस प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा निश्चित होती है और इन्हीं जो है जो बंडल या पैकेट है इन्हीं को हम कहते हैं क्वांटा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा कहते हैं, ठीक है, या इनको हम फोटॉन कहते हैं। तो अब फिर से प्लांक नियतांक पूरा समझ लीजिए। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश किसी प्रकाशिक स्रोत से निकलकर छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में किसी धातु पर आपतित होता है। इस बंडल अथवा पैकेट की जो ऊर्जा होती है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। इन्हीं को हम क्वांटा अथवा फोटॉन कहते हैं, ठीक है। इन बंडलों को क्वांटा अथवा फोटॉन कहते हैं। तो जब ये फोटॉन किसी धातु पर आपतित होता है तो ये अपनी समस्त ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है या फिर संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और यह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से निकलने में व्यय कर देता है। यह पूरी h न्यू ऊर्जा किसको मिलती है? इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का कुछ भाग धातु से निकलने में व्यय कर देता है। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं, जो पीछे पढ़ा चुके हैं h न्यू नॉट के इक्वल होता है। तो कुछ भाग इस ऊर्जा का कहाँ व्यय हो गया है? कार्यफलन में व्यय हो गया है। शेष जो एनर्जी बचती है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। जो ऊर्जा बचती है वो इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप देखें, अगर हम ये यहां से बताएं कि ये ऊर्जा दो जगह पर व्यय हुई है। फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन जो आपतित हुआ था उसकी ऊर्जा दो जगह पर व्यय हुई है। एक कहाँ व्यय हुई है? कार्यफलन में, या आप गतिज ऊर्जा लिख सकते हैं पर गतिज ऊर्जा के रूप में।
एक गतिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर व्यय हुई है और एक कहाँ व्यय हुई है, कार्यफलन में। समझ पा रहे हैं, जो हमारी फोटान की ऊर्जा जो है वो दो स्थानों पर व्यय हुई है, एक तो इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन में और दूसरा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में। अब यहां से हम यदि गतिज ऊर्जा निकालना चाहें, गतिज ऊर्जा फोटान की इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी ये बच्चों, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, ये वही फोटो इलेक्ट्रॉन होगा जो उत्सर्जित होगा है, फोटो इलेक्ट्रॉन इसको कह सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, देखो एक कार्यफलन इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा फोटान की ऊर्जा माइनस कार्यफलन, ये हो जाएगा। यहां से आप निकालेंगे फोटान की फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये जो है ये फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, तो निकलेगा फोटान की ऊर्जा माइनस हो जाएगा कार्यफलन। तो गतिज ऊर्जा को हम चलिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को ई के से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, इक्वल टू, अब फोटान की ऊर्जा कितनी थी, हमने कहा कि जो भी फोटान आपतित होता है उसकी ऊर्जा h न्यू, और न्यू यहाँ पर क्या है, जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है h न्यू, माइनस कार्यफलन, कार्यफलन हम किसे बता चुके हैं, h न्यू नॉट, ये इसके इक्वल होता है, या आप यहाँ से पहले W भी लिख सकते हो, कार्यफलन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो गतिज ऊर्जा होगी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसके पास गतिज ऊर्जा है, अर्थात इसके पास द्रव्यमान होगा और इसके पास वेग होगा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv², जहां v क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, और ये अधिकतम वेग होगा Vmax, क्योंकि अधिक से अधिक ऊर्जा इसको जो प्राप्त होगी इसके द्वारा ये अधिकतम वेग अर्जित करेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाफ mv², Vmax मैक्सिमम इक्वल टू h कॉमन ले लीजिए, तो न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपका जो फार्मूला निकल के आता है इसको कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का सूत्र। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का सूत्र, और इसी फार्मूले पर बेस्ड लगभग आपको सारे न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। आप इसको चाहे ना याद करें, यहां से बस इतना फंडा याद कर लीजिए कि ये जो एनर्जी फोटॉन देता है इसका कुछ भाग इलेक्ट्रॉन किसमें व्यय करता है, कार्यफलन में, अर्थात धातु से बाहर निकलने में, धातु से उत्सर्जित होने में, और शेष जो एनर्जी बचती है वो इलेक्ट्रॉन को मिलती है गतिज ऊर्जा के रूप में। बस इसी सिद्धांत से सारे न्यूमेरिकल आपके वहां पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट आप समझ पाएंगे, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन का नियम। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता व आवृत्ति पर निर्भरता, कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसकी ऊर्जा, उनकी संख्या, तीव्रता और आवृत्ति पर किस प्रकार निर्भर करती है। ठीक है, तो देखिए जो लेनार्ड और हर्ट्ज ने प्रयोग किया है, ये प्रयोग आपको हम पीछे वीडियो में भी बता चुके हैं। इसको हमने प्लस प्लेट लिया हुआ है, इसको हमने माइनस कर दिया, ये माइनस प्लेट हो जाएगी। देखो इसको कैथोड से जोड़ा हुआ है, इसको एनोड से जोड़ा हुआ है, ये P1 हो गई। ठीक है, ये P1 हो गई और ये P2 हो गई। ये अब इसी हमने कहा था कि लेनार्ड और हर्ट्ज ने जो प्रयोग किया है उसमें बहुत सारे निष्कर्ष निकले हुए हैं, उनके कुछ निष्कर्ष के आधार पर पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब कुछ निष्कर्ष और हम आगे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तीव्रता की, प्रकाश की तीव्रता की। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर मान लीजिए पहले तो आप इस पर प्रकाश को आपतित कराएं, ठीक है, कैथोड पर। हमने जो पिछले वीडियो में बनाया था वो माइनस इधर थी, प्लस प्लेट इधर थी, इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रकाश से जो आपतित हो रहा है इसमें तीव्रता है, आयाम है, ठीक है, तीव्रता है, आयाम है, आवृत्ति है, तरंगदैर्घ्य है, बहुत कुछ है, आवृत्ति है, तरंगदैर्घ्य है, ये सारे गुण होते हैं इसमें प्रकाश में। ठीक है, तो यहां से जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तीव्रता पर क्या निर्भर, किस प्रकार निर्भर करता है, उत्सर्जित फोटॉन, ये सबसे पहले आप समझिएगा।
तो देखिए इन्होंने प्रयोग में क्या किया, सबसे पहले बहुत ही कम तीव्रता का प्रकाश आपतित किया। ठीक है, बहुत ही कम तीव्रता का प्रकाश आपतित किया। तो कम तीव्रता के प्रकाश के द्वारा भी यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, प्रकाश की तीव्रता क्या थी, बहुत कम तीव्रता पर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन धन प्लेट पर आए। जब धन प्लेट पर ये आएंगे सर्किट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर आपको वैद्युत धारा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे कम तीव्रता का यहाँ पर प्रकाश आपतित कराया और यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ मात्रा में वैद्युत धारा प्राप्त हो रही है। उसके बाद इन्होंने तीव्रता बढ़ाई, तीव्रता को बढ़ा दिया। जब और अधिक तीव्रता का प्रकाश इस पर आपतित किया तो देखा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो आवेश का प्रवाह बढ़ जाएगा इधर की ओर, और जब यहाँ पर धारा का मान भी बढ़ जाएगा। पहले आई थी तो अब धारा का मान ये बढ़ गया है। ठीक है, हम बढ़ी हुई धारा को बड़े अक्षर से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने प्रयोग किया, देखा कि जब हम तीव्रता को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, जिससे यहाँ पर वैद्युत धारा का मान भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पर, गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अर्थात जब हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, न कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए सोलर पैनल आप सभी जानते हैं, सुबह के टाइम जैसे सूरज उगता है बहुत ही कम तीव्रता का प्रकाश इस पर आपतित होता है। ठीक है, बहुत कम तीव्रता का प्रकाश आपतित होता है। पैनल से डायरेक्ट फैन को जोड़ दीजिए। ठीक है, पैनल से आप डायरेक्ट एक फैन को जोड़ दीजिए और देखिए जैसे सूर्योदय होता है आपको ये पैनल इसको करंट सर्कुलेट करना शुरू कर देगा और ये फैन धीरे धीरे चलने लगेगा। धीरे क्यों चलेगा, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता इस समय क्या होती है, सुबह के समय कम होती है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे चलेगा। क्यों, क्योंकि तीव्रता कम है, इलेक्ट्रॉन कम प्रवाहित हो रहे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या कम यहाँ से हो रही है। जब संख्या कम होगी तो करंट क्या होगा, कम होगा। फिर धीरे धीरे दिन बढ़ता जाता है, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। दोपहर को जब तीव्रता अधिक हो जाती है, जो प्रकाश की तीव्रता है वो दोपहर में बहुत अधिक हो गई। जब तीव्रता बढ़ जाती है तो होता क्या है, यहाँ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है और संख्या बढ़ने से यहाँ पर आवेश का प्रवाह बढ़ जाएगा। और जब आवेश बढ़ेगा, आप जानते हैं I बराबर Q/T, तो जब आवेश बढ़ेगा तो वैद्युत धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक अगर आप सोलर पैनल की प्रोसेस समझें कि सुबह तीव्रता कम तो फैन धीरे चलेगा, अर्थात करंट कम प्रवाहित होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम उत्सर्जित होगी। जैसे ही दिन बढ़ता जाएगा तीव्रता बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी और यहाँ से करंट का सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा और फैन की स्पीड बढ़ती जाएगी। फिर जब सूरज ढलने को होगा शाम के टाइम, फिर तीव्रता धीरे धीरे क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, फिर जब तीव्रता घटती जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम उत्सर्जित होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाने से आवेश का प्रवाह कम होगा और वैद्युत धारा का मान धीरे धीरे फिर घटने लगेगा और सूर्य अस्त होते होते फैन आपका फिर से बंद हो जाएगा। तो समझ गए होंगे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है कि तीव्रता जो होती है, तीव्रता बढ़ाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ना कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया, किस प्रकार से निर्भर करती है, ये आप नोट्स में भी देख लेना और फिगर तो फिर से बनाना पड़ जाएगा बच्चों। अब दूसरा पॉइंट है कि यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो क्या होगा, यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो क्या होगा। देखिए ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। प्लस प्लेट को एनोड कहते हैं, ठीक है, और माइनस प्लेट को कैथोड कहते हैं। अब हम इसी प्रकाश की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। अब बच्चों जो सूर्य होता है, जो सूर्य से प्रकाश आता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसी भी स्रोत से निकलने वाला जो प्रकाश है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फिक्स होती, कांस्टेंट होती है। तो चाहे सुबह का टाइम हो और चाहे दोपहर का टाइम हो, चाहे शाम का टाइम हो, जो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, अर्थात सुबह से लेकर दोपहर शाम तक फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो परिवर्तित होगी क्योंकि वो तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है अभी हम बता के आए हैं, ये निर्भर करती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट कार्यफलन है इस धातु का, वो किसी भी धातु के लिए फिक्स रहता है। तो जब ये फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। तो इन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? सबसे पहले बहुत ही कम तीव्रता का प्रकाश आपतित किया, ठीक है, बहुत सारी कम फ्रीक्वेंसी का प्रकाश आपतित किया, तो देखा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं हुए। फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी प्राप्त हुई कि इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए, तो इससे रिजल्ट क्या मिला कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है, बल्कि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अर्थात जब हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लगातार बढ़ाते जाते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अगर संख्या बढ़ती तो यहाँ पर करंट भी बढ़ जाता। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती, यहाँ पर करंट भी बढ़ता, करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, केवल फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट आपने क्लियर किया कि तीव्रता अगर बढ़ती है तो इसके बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से करंट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो केवल इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, बल्कि करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव। देखिए ये भी यहीं से लेनार्ड और हर्ट्ज के प्रयोग से ही आप देखने को पाएंगे। ये प्लेट हमने P1 माना, ये P2, ठीक है, ये प्लस प्लेट हो गई, ये माइनस प्लेट हो गई, ठीक। अब यहां पर देखिए, यदि हम प्रकाश को माइनस प्लेट पर नहीं, कैथोड पर नहीं, बल्कि एनोड पर आपतित कराएं तो क्या होता है। देखिए यदि हम प्रकाश को यहाँ एनोड पर आपतित कराएं तो क्या हमको प्राप्त होगा, इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ रेड प्लेट पर पहुंच ही नहीं पाएंगे यदि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम है। अर्थात यहाँ से अगर कम फ्रीक्वेंसी का प्रकाश आपतित हुआ है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये रेड प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब यदि फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अभी हम समझा चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आ जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन रेड प्लेट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो गैलेनोमीटर होता है वहां पर विक्षेप जो है बढ़ जाता है। यहाँ पर जो धारा मापी हमारा लगा है इसमें विक्षेप बढ़ जाता है। अर्थात यहाँ पर सॉरी हम बताना ये चाह रहे हैं कि यहाँ से जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से ये रेड प्लेट पर आने लगते हैं और यहाँ गैलेनोमीटर में विक्षेप हो जाता है। अर्थात करंट यहाँ पर दिखने लगता है कि धारा का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि अगर कम फ्रीक्वेंसी थी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहे थे, तो यहाँ सर्किट क्या था, सर्किट यहाँ पर ये क्लोज नहीं था, यहाँ पर सर्किट टूटा हुआ था, ब्रेक था। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाया इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ी और रेड प्लेट पर आने लगे, क्योंकि इन पर भी रेडावेस है, इलेक्ट्रॉन्स पर भी और प्लेट पर भी रेडावेस है, तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, अर्थात कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो जैसे ही ऊर्जा बढ़ती है इलेक्ट्रॉन इस पर आने लगते हैं और यहाँ पर करंट का फ्लो देखने को मिलता है। अब ये निरोधी विभव क्या है, संस्तब्ध विभव क्या है, यहीं से आपको समझना है। देखिए यदि हम इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा इनकी कुछ भी है, के है मान लीजिए इनकी गतिज ऊर्जा इस समय, तो यदि हम इसका ऋण विभव बढ़ाना शुरू कर दें, P1 के सापेक्ष P2 का ऋण विभव बढ़ाना शुरू कर दें, तो इसका अगर ऋण विभव बढ़ाना शुरू कर दें तो इन इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल बढ़ने लगेगा। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनका भी आना कुछ समय पश्चात बंद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, हमने कहा था अधिक फ्रीक्वेंसी पर अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं और करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर P1 के सापेक्ष P2 का हम ऋण विभव बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा कि इस प्लेट का ऋण विभव बढ़ने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्सन फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे प्रतिकर्षित हो जाएंगे और इनका प्लेट पर आना बंद हो जाएगा। जब प्लेट पर इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहीं से डेफिनेशन निकल के आती है कि वह न्यूनतम ऋण विभव किस प्लेट का, P2 का,
P1 के सापेक्ष P2 प्लेट का वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर कि इलेक्ट्रॉनों का आना P2 प्लेट पर बंद हो जाता है। हमने क्या कहा कि P1 प्लेट के सापेक्ष P2 का वह अधिकतम ऋण विभव जिस पर कि इलेक्ट्रॉनों का P2 प्लेट पर आना बंद हो जाता है संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहलाता है। इस विभव को ही हम संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहते हैं। इस विभव पर वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनों का आना बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि ये विभव इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी देता है EV नॉट। आप जानते हैं किसी आवेश की अगर एनर्जी निकालना है तो उसको विभव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है EV नॉट वो E के इक्वल हो जाती है, ठीक है। इनकी जो गतिज ऊर्जा थी K, इनकी जो गतिज ऊर्जा थी K या KE आप लिख सकते हैं। इनकी जो गतिज ऊर्जा थी KE या K लिख सकते हैं, वो EV नॉट के इक्वल हो गई है, इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों का आना इस प्लेट पर बंद हो गया है। समझ पा रहे हैं? इनके पास एनर्जी कितनी थी KE, और इस प्लेट में इस पर कितनी एनर्जी अप्लाई किया V नॉट E या EV नॉट अप्लाई कर दिया। तो जब ये दोनों एनर्जी परस्पर इक्वल हो जाती हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आना P2 प्लेट पर बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला एक और आपको निकल के आता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है निरोधी विभव पर वो KE आप इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो इस प्रकार से आपने इन 3 पॉइंट्स को क्लियर किया और बाकी आप नोट्स से भी समझ लीजिए। आपको बार बार मैं उस चीज को रिवाइज कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। शायद समझ में आया होगा। ओके बाय।